स्वागत है आप लोगों का फिर से एसकेज नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे थे और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी की थी। देन आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जनरल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी आते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को पूछे जाएंगे। तो हम उन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। देन फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक न्यू अनाउंसमेंट है जिसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमने हमारे चैनल पर एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है। यानी कि आप उस प्लान को ज्वाइन करके चैनल के एज ए मेंबर, जिसका नाम रखा है हमने एसकेज एकेडमियन, उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है? तो जो स्पेशल वीडियोज होंगे, जो स्पेशल क्लासेज होगी, जो मेंबर्स ओनली क्लासेज होगी, उन क्लासेज को आप असेस कर पाओगे। इसके अलावा मेंबर्स ओनली जो पोस्ट होगी, जो मेंबर्स ओनली क्विज होगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मेंबरशिप प्लान वालों के लिए हैं, तो उन चीज़ों को आप असेस कर पाओगे। डेली यूट्यूब चैनल पर भी हमारी जो क्विज होगी, उन क्विज को आप अटेंड कर पाओगे। और जो स्पेशल क्लासेज कंडक्ट की जाएगी, एमसीक्यू डिस्कशन क्लासेज कंडक्ट की जाएगी, उन सारी क्लासेज को आप मेंबरशिप प्लान के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस मेंबरशिप प्लान की जो स्पेशल प्राइस है वो है 159 रुपीज़ पर मंथ ओनली। अगर आप इस प्लान को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एसकेज नर्सिंग एकेडमी का, वहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और अदरवाइज़ आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9024697804 पर भी कॉन्टेक्ट करके आप अपना ऑफ़र अवेल करवा सकते हो। देन आते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रो, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पढ़ रहे थे उसके अंदर फर्स्ट अपना इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक आध क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। सबसे पहले बात करते हैं ईसीजी होती क्या है। तो दिस इज ए कॉमन नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। ईसीजी एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। यहाँ पर हम समझते हैं कि नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दो प्रकार के होते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है ऐसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो प्रोसीजर कहलाते हैं इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं या कोई कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, पोलिस कैथेटर डाल रहे हैं, रायल सी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है, उनको कहते हैं इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। देन सेकंड होते हैं नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल इंसर्ट नहीं किया जाता, उनको कहते हैं नॉन इन्वेजिव। जैसे एक्सरे, यूएसजी, ईसीजी, ये बीपी मॉनिटरिंग, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कहलाते हैं। तो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी क्या है, एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। देन इसका काम क्या होता है? तो जैसा हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जो हार्ट का ऐसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है, जनरेट करता है एंड कंडक्ट करने का काम करता है। और अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड सोर्स होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम स्किन सरफेस के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट किस रेट से, किस रिदम से इम्पल्स को जनरेट कर रहा है और कंडक्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ताकि हम इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की जो रेट है, इसके अलावा हार्ट के अंदर अगर कोई चेंज हुए हैं, जैसे कार्डियक हाइपरट्रोफी है या एमआई है, हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है और वो इन्फाक्शन कौन सी लोकेशन में, एंटेरियर, पोस्टीरियर, लेटरल साइड,
सेप्टम के अंदर, तो उन सबको डायग्नोस करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। देन बात करते हैं फादर ऑफ ईसीजी, यानी ईसीजी का इन्वेंशन किसने किया था, किसको हम ईसीजी का फादर कहते हैं। तो एंथनी विलियम को हम फादर ऑफ ईसीजी के नाम से जानते हैं। एंथनी विलियम जो थे उनको हम फादर ऑफ ईसीजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव टेस्ट क्या होते हैं, और ईसीजी अपना एक नॉन इन्वेजिव प्रकार का टेस्ट है। इसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है स्किन सरफेस के थ्रू। देन जो फादर ऑफ ईसीजी है वो है एंथनी विलियम। इस प्रकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ये आप जो देख रहे हो वो एक ईसीजी ग्राफ है। देन बात करते हैं लीड्स ऑफ ईसीजी। जैसा कि हमने बताया कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्किन सरफेस के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। तो स्किन सरफेस के थ्रू हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए स्किन पर कुछ लीड्स लगाई जाती है, कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स को हम कहते हैं लीड्स ऑफ ईसीजी। तो जब ईसीजी की जाती है तो मोस्टली 10 लीड ईसीजी की जाती है, यानी कि स्किन पर या बॉडी पर 10 लीड्स लगाई जाती है। स्किन पर या बॉडी पर 10 लीड लगाई जाती है। और जब हम ईसीजी का ग्राफ देखते हैं तो उस ग्राफ के अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर अपने को 12 लीड्स देखने को मिलती है। लगाई 10 जाती है लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर 12 लीड्स देखी जाती है। तो वो लीड कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है लिम्ब लीड्स, या जिनको कहते हैं बाइपोलर लीड्स। लिम्ब लीड्स रिलेशन होता है 2 एक्सिस के बीच में, और ये होती है लीड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ईसीजी के अंदर जब ईसीजी का हम ग्राफ देखते हैं, ईसीजी की रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो वहाँ पर 3 लीड अपने को देखने को मिलेगी, लीड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों को कहा जाता है लिम्ब लीड्स। देन सेकंड होती है अगमेंटेड लीड्स। अगमेंटेड लीड्स जो हम लिम्ब पे लगाते हैं, जैसे हैंड, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, राइट लेग पे, लेफ्ट लेग पे, तो उनके अंदर होती है एवीआर यानी अगमेंटेड वेक्टर राइट, एवीएल अगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, एंड एवीएफ अगमेंटेड वेक्टर फुट। इसके अलावा होती है चेस्ट लीड जिनको यूनिपोलर लीड्स कहते हैं, और ये 6 होती है जिनको V1 to V6 लिखते हैं। तो इस तरह से टोटल 12 लीड हो गई। 3 हो गई लिम्ब लीड, लीड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 हो गई अगमेंटेड लीड, एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। एंड 6 हो गई चेस्ट लीड, V1 to V6, V2, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अब हम बात करते हैं कि जब हम ईसीजी करेंगे, ईसीजी लेंगे किसी पेशेंट की, तो इन लीड्स को लगाएंगे कैसे, प्लेसमेंट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ लिम्ब लीड्स एंड अगमेंटेड लीड्स। तो ये जो होती है राइट हैंड पे वो होती है एवीआर अगमेंटेड वेक्टर राइट, एंड जो लेफ्ट हैंड पे होती है वो होती है एवीएल अगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, और जो लेफ्ट फुट पे होती है वो होती है एवीएफ अगमेंटेड वेक्टर फुट। और जो राइट लेग पे जो लीड लगती है वो न्यूट्रल होती है, इसका कोई रोल नहीं होता, ये हमेशा न्यूट्रल रहती है। तो ये 3 लीड्स हो गई। देन ये तीनों अगमेंटेड लीड है। देन बात करते हैं लिम्ब लीड की। तो ये हमेशा बाइपोलर होती है, यानी 2 एक्सिस के बीच में रिलेशन के रूप में होती है। तो राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म के बीच में जो रिलेशनशिप को शो करती है उसको कहते हैं लीड फर्स्ट। देन जो लीड राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है उसको कहते हैं लीड सेकेंड। एंड जो लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है उसको कहते हैं लीड थर्ड। तो इस तरह से ये लिम्ब लीड हो गई। 3 तो हो गई बाइपोलर लीड्स या लिम्ब लीड, और 3 हो गई अगमेंटेड लीड्स। टोटल 6 लीड हो गई। उसके बाद रिमेनिंग होती है 6 चेस्ट लीड। तो इनकी बात करते हैं, इनका प्लेसमेंट कैसे रहता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि इनको V1 से V6 के रूप में हम लिखते हैं, यानी V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। सबसे पहले बात करते हैं V फर्स्ट हमेशा स्टर्नम के राइट साइड के अंदर लगाई जाती है, और राइट साइड में हम लगाते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस।
राइट मार्जिन ऑफ स्टर्नम, यानी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम की जो राइट मार्जिन होती है जस्ट उस जगह पर V1 का प्लेसमेंट किया जाता है। देन V2 का प्लेसमेंट V1 के जैसा ही होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है कि V1 स्टर्नम की राइट फोर्थ इंटरकोस्टल में राइट मार्जिन पर होती है और ये V2 लेफ्ट मार्जिन में होगी। तो V2 का प्लेसमेंट होगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द स्टर्नम, यानी कि V1 के जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट साइड में V2 का प्लेसमेंट किया जाता है। देन बात करते हैं हम V4 की। V4 का प्लेसमेंट रहता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि ये जो क्लेविकल बोन है इस क्लेविकल बोन के मिडल में इसको डिवाइड करने वाली जो मिडल लाइन होती है ये वाली, यहाँ पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V4 का प्लेसमेंट किया जाता है। देन V3 का जो प्लेसमेंट होता है वो V2 एंड V4 के बीच में होता है, क्योंकि V2 का प्लेसमेंट था स्टर्नम की लेफ्ट मार्जिन में जस्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और V4 का प्लेसमेंट था फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में। तो इन दोनों के बीच के अंदर V2 एंड V4 के बीच के अंदर V3 का प्लेसमेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट लीड होती है V5 का प्लेसमेंट भी होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, V4 का भी फिफ्थ में एंड V5 का भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्लेसमेंट होता है। लेकिन एंटेरियर एक्जिलरी लाइन, यानी कि जो अपनी एक्जिला है उस एक्जिला की ये जो लाइन है इसको कहते हैं एंटेरियर एक्जिलरी लाइन। तो इस एंटेरियर एक्जिलरी लाइन में फिफ्थ का प्लेसमेंट होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। देन बात करते हैं V6 का भी प्लेसमेंट होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लेकिन जो एक्जिला के अंदर की मिड एक्जिलरी लाइन होती है उसके अंदर V6 का प्लेसमेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये 6 चेस्ट लीड्स होती है V1 टू लेके V6 तक और इनका प्लेसमेंट होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले V1 का प्लेसमेंट होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के जस्ट राइट साइड में। देन V2 का प्लेसमेंट भी होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड में। देन बात करते हैं हम सबसे पहले V4 की। तो V4 का प्लेसमेंट होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में। V3 का प्लेसमेंट होता है V2 और V4 के बीच में। V5 का प्लेसमेंट भी होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एंटेरियर एक्जिलरी लाइन में एंड V6 का प्लेसमेंट भी होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्जिलरी लाइन में। देन हम बात करते हैं कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट ECG, यानी ECG करने के लिए एक मशीन होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर एक ग्राफ पेपर यूज किया जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि वो मशीन जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी वो प्रोसीजर जिसके द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी वो पेपर जिस पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, यानी जिसको डॉक्टर के द्वारा पढ़ा जाता है, जिसकी स्टडी करके हम हार्ट के डिसऑर्डर को एनालाइज करने का काम करते हैं। तो इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो ये जो है ECG मशीन है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और इससे ECG करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। और ये जो ग्राफ पेपर है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसके बारे में कुछ बेसिक थिंग्स स्टडी करते हैं। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कार्डियाक सेल, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा जाता है। एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट ए स्पीड ऑफ 25 mm पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 25 mm पेपर पर ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का काम करता है।
An electrocardiographic strip consists of horizontal lines representing seconds and vertical line representing voltage। यानी इस पेपर के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है सेकंड के अंदर, ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है सेकंड के अंदर। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके द्वारा ये जो वर्टिकल लाइन होती है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है सेकंड के अंदर टाइम को, एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज को। देन हम इस पेपर को जब थोड़ा और डिटेल से देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ बड़े बड़े बॉक्स बने हुए रहते हैं। इस पेपर के अंदर कुछ बड़े बॉक्स बने हुए रहते हैं। जो एक बड़ा बॉक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है 5 mm को। ये जो एक लार्ज बॉक्स होता है उस लार्ज बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एक लार्ज बॉक्स है इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है 5 mm को। और 5 mm इजिकल टू होता है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। यानी कि पूछा जाए ईसीजी के अंदर एक लार्ज बॉक्स कितने के बराबर होता है, तो 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, अदरवाइज 5 mm। और जब इस लार्ज बॉक्स को हम देखते हैं तो एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं और एक स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 1 mm को। एक स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 1 mm को, यानी कि 0.04 सेकेंड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। देन वेव ऑफ द हार्ट, यानी कि ईसीजी के अंदर जो लीड्स आएगी, ईसीजी पेपर के अंदर जो लीड्स प्रिंट की हुई होगी, जैसे लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, V1, V2, V3, V4, V5, V6 या AVF, AVR, AVL, तो वो लीड्स हार्ट के अंदर कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। यानी कि ईसीजी को देख के कौन सी लीड के अंदर अबनॉर्मलिटी आ रही है, उसके अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट के कौन से पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सेप्टल, यानी कि अगर हार्ट के सेप्टल साइड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सेप्टम के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, एमआई हो जाए, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा लीड फर्स्ट एंड लीड सेकंड के द्वारा, सॉरी V1 एंड V2 के द्वारा। सेप्टम को रिप्रेजेंट करने का काम करती है लीड V1 एंड V2। देन हार्ट के एंटेरियर पोर्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है V3 एंड V4। सेप्टम को V1 एंड V2 एंड एंटेरियर पोर्शन को V3 एंड V4। देन हार्ट के लेटरल पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है V5, V6, लीड फर्स्ट एंड AVL। हार्ट के लेटरल पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है V5, V6, लीड फर्स्ट एंड AVL। उसी तरह इन्फीरियर पोर्शन जो होता है हार्ट को, उसको रिप्रेजेंट करती है लीड सेकंड, लीड थर्ड एंड AVF। तो इस तरह से इन सब से हम ये पता लगा सकते हैं, अगर मान लो अपने पास किसी पेशेंट की ईसीजी है और उस ईसीजी के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है और उस पेशेंट की V1 एंड V2 के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट में सेप्टल एमआई है, यानी कि जो सेप्टल पोर्शन है उसके मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव्स ऑफ ईसीजी, यानी कि जब ईसीजी की रिकॉर्डिंग ली जाएगी तो ईसीजी ग्राफ पर कुछ वेव बनेगी जिनको हम कहते हैं वेव ऑफ ईसीजी। तो ये वेव इस प्रकार होती है। सबसे पहले जब हम ईसीजी देखेंगे तो फर्स्ट वेव बनेगी, उसको कहते हैं पी वेव। उसके बाद बनेगी QRS, जिसको हम साथ में कहा कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। तो पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ये 5 वेव ईसीजी के अंदर देखने को मिलती है, P, QRS एंड T, जिनको हम पढ़ते हैं पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो सबसे पहले बात करते हैं पी वेव। पी वेव क्या होती है, क्यों बनती है, क्या काम होते हैं इसके, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल, यानी कि जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है पी वेव। और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर
जो कंडक्टेंस सिस्टम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि ऐसे नोड से। ऐसे नोड 6 to 100 बीट्स पर मिनट की रेट से इम्पल्स को जनरेट करती है और कंडक्ट करती है, और इसी के साथ एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी वेव के द्वारा। यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ईसीजी के अंदर एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को पी वेव के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और नॉर्मल जो पी वेव की ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड। यानी कि हमने पढ़ा है कि एक सेकेंड के यूजुअली हमने पढ़ा है कि एक स्मॉल बॉक्स होता है 0.04 सेकेंड के बराबर। एक स्मॉल बॉक्स होता है 0.04 सेकेंड के बराबर, तो पी वेव का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.12 सेकेंड। यानी कि एक पी वेव कंटेन करेगी 3 स्मॉल बॉक्स। एक पी वेव के अंदर होंगे 3 स्मॉल बॉक्स। देन नेक्स्ट पी आर इंटरवल, यानी यहाँ पे हमने देखा पी वेव क्यू आर एस, तो P और जो R के बीच की ड्यूरेशन होगी उसको कहा जाता है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट द टाइम्स इट टेक्स एन इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द एट्रियल थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, बंडल ऑफ हिंज एंड बंडल्स ब्रांच ऑफ द परकिंजे फाइबर। यानी ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होके एवी नोड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, बंडल ऑफ हिंज तक पहुंचने में जो टाइम ड्यूरेशन लगती है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है अपना पी आर इंटरवल। और पी आर इंटरवल की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.12 सेकेंड टू 0.2 सेकेंड। यानी कि इसके अंदर कंटेन करेगा 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। पी आर इंटरवल के अंदर होंगे लगभग 3 से 5 स्मॉल बॉक्स। जैसा कि इसके अंदर आप देख रहे हो, ये पी वेव, और यहाँ से ये जो है वो है पी आर इंटरवल। ये पी वेव कंटेन करती है 3 स्मॉल बॉक्स, और पी आर इंटरवल 3 to 5 स्मॉल बॉक्स। पी आर इंटरवल के अंदर 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। नेक्स्ट होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा था अपने पी वेव, और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा क्यू आर एस complex. QRS complex is representing ventricular depolarization, otherwise ventricular systole. Normal QRS complex duration range from 0.04 to 0.12 सेकेंड। यानी इस QRS कॉम्प्लेक्स अगर नॉर्मल है तो इसके अंदर होंगे 1 to 3 स्मॉल बॉक्स। अगर किसी ईसीजी के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो और उसके अंदर 1 से 3 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब नॉर्मल है, यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। देन एसटी सेगमेंट, ये जो एस और टी के बीच का ड्यूरेशन होगा उसको कहते हैं एसटी सेगमेंट। रिप्रेजेंट अर्ली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी डिपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, डायस्टोल होगा। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ। अब क्या होगा, कंप्लीट डायस्टोल होगा, यानी कंप्लीट रिपोलराइजेशन होगा। तो अर्ली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है एसटी सेगमेंट, और इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.08 सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं 2 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलते हैं एसटी सेगमेंट के अंदर। देन लास्ट होती है टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, या हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कंप्लीटली डायस्टोल को रिप्रेजेंट करने का काम करती है टी वेव, और इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.08 to 0.12 सेकेंड, यानी इट कंटेन्स 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेज। इसके अलावा एक वेव और देखने को मिलती है, यूजुअली
नॉर्मली ईसीजी हम देखें तो इसके अंदर पी क्यू आर एस एंड टी वेव ही होती है, यू वेव नहीं होती। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन के अंदर ईसीजी के अंदर टी के बाद एक इस प्रकार की वेव भी देखने को मिलती है, पी क्यू आर एस टी एंड यू वेव, पी क्यू आर एस टी एंड यू वेव। ये नॉर्मली नहीं मिलती, कुछ विशेष सिचुएशन के अंदर ही अपने को देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं यू वेव। में फॉलोज द टी वेव, यानी टी वेव के जस्ट बाद में प्रेजेंट होती है। ए प्रोमिनेंट यू वेव में इंडिकेट एन इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सच एज हाइपोकैलेमिया के अंदर ये देखने को मिलती है। देन इसके अलावा एक चीज़ और बात करते हैं, क्यू टी इंटरवल, यानी क्यू से लेकर के टी तक का जो टाइम होता है उसको कहते हैं क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिफ्लेक्टरी टाइम्स और द टोटल टाइम रिक्वायर फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। क्योंकि पी वेव क्या करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव करवाती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और क्यू वेव से यहाँ से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और टी वेव तक वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी हो जाता है। तो क्यू से क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, वो टी तक आते आते वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी हो गया, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल ये दोनों इवेंट्स क्यू से लेकर टी तक होती है। तो इसको कहते हैं क्यू टी इंटरवल, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है कि वेंट्रिकल के सिस्टोल होने और डायस्टोल होने में टोटल कितना टाइम लगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू टी इंटरवल के द्वारा। एंड क्यू टी इंटरवल का जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.32 सेकेंड टू 0.4 सेकेंड, यानी इट कंटेन्स 8 to 10 स्मॉल बॉक्स। क्यू टी इंटरवल नॉर्मल होता है तो उसके अंदर 8 से 10 स्मॉल बॉक्स अपने को देखने को मिलेंगे। देन आर टी इंटरवल, टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है आर्टरी इंटरवल, और इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.4 सेकेंड, यानी इट्स ऑल्सो कैन कंटेन 10 स्मॉल बॉक्सेज। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने को और पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट बाई ईसीजी। अगर आपको ईसीजी ग्राफ दिया हुआ है और उसे हार्ट रेट कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे। हार्ट रेट कैलकुलेट करने के दो इजी फार्मूलाज है। फर्स्ट फार्मूला है, यहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होती है, सबसे पहले जब ईसीजी से हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार की ईसीजी होगी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा आर एंड ये आर, और दो आर आर के बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसको कहा जाता है आर आर इंटरवल, आर आर इंटरवल। जब हार्ट रेट काउंट करनी होती है तो दो आर आर इंटरवल के बीच के बॉक्सेज को काउंट करके रखते हैं हम, और दो फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला होता है 1500 इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इन आर आर इंटरवल, यानी कि दो आर आर इंटरवल के बीच में कितने स्मॉल बॉक्स हैं उनको काउंट करना है और 1500 में डिवाइड करना है। और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स इन आर आर इंटरवल, और उसको डिवाइड करना है 300 में। तो इन दोनों फॉर्मूला के द्वारा आप ईसीजी पेपर से हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने जनरली ईसीजी के बारे में डिस्कस किया। ईसीजी क्या होती है, कितनी लीड्स होती है, इस ईसीजी की कौन सी लीड हार्ट के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, उन लीड्स का प्लेसमेंट क्या होता है, और नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहती है उन लीड्स की। देन अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे। देन फिर से रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि हमने मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स है उनको ले सकते हो। और मेंबरशिप ज्वाइन करने का आसान सा प्रोसीजर है कि आप हमारे चैनल
ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब बटन के पास ही आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।